Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathod, assistant professor in Department of History. आज हम ले रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। पहले लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर विधिवत तैयार किया गया, जिसमें संघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों, कार्यप्रणाली, नियमों आदि का विस्तार से विवरण दिया गया। चार्टर को अंतिम रूप देने से पूर्व काफ़ी वाद विवाद हुआ। अंततः 26 जून 1945 ईस्वी को इस पर 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए। कुछ माह उपरांत पोलैंड ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार संघ के मूल सदस्यों की संख्या 51 मानी गई। चार्टर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान भी कह सकते हैं, जिस पर 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कर दी। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में उसके उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक अथवा मानव जाति के लिए प्रेम आदि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों को समन्वित करने के उद्देश्य से एक केंद्र का कार्य करना। प्रस्तावना एवं प्रथम अनुच्छेद में प्रकट विचारों से संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 मौलिक उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावनाओं को मजबूत करना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। और चौथा, इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना। अब हम लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। प्रत्येक संगठन किन्हीं निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। चार्टर के द्वितीय अनुच्छेद में यह घोषित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करेगा। संघ के सिद्धांतों को मोटे तौर पर इस प्रकार से गणना की जा सकती है। पहला, यह संस्था राज्यों की समानता के सिद्धांतों पर अवलंबित है। दूसरा, प्रत्येक सदस्य राज्य चार्टर में वर्णित उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। तीसरा, सभी सदस्य राज्य अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। चौथा, कोई भी सदस्य राज्य किसी दूसरे की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का अतिक्रमण नहीं करेगा। पांचवा, कोई भी राज्य चार्टर के विरुद्ध काम करने वाले राज्य की सहायता नहीं करेगा। छठा, संस्था इस बात को देखेगी कि गैर सदस्य कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। और सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। पहला, चार्टर के अध्याय में अनुच्छेद 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग बताए गए हैं। तो पहला है महासभा या द जनरल असेंबली। दूसरा, सुरक्षा परिषद या द सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा, न्यास परिषद या द ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठा, सचिवालय या द सेक्रेटेरिएट। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। इनकी विस्तार से मैं व्याख्या यहाँ नहीं करूँगी, वो आपको हर बुक्स में मिल जाएगा। अब हम आगे लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में पहला है राजनीतिक विवादों का समाधान। सुरक्षा परिषद और महासभा जैसे मंच शांति बनाए रखने, युद्ध की आशंका को टालने एवं पारस्परिक विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए सतत सक्रिय रहते रहे हैं। वर्तमान में 179 सदस्यों वाला संघ प्राय किन्हीं 2 राज्यों या गुटों के बीच विवाद से घिरा ही रहता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस ने किसी विवाद को शीत युद्ध में नहीं उलझाया, तो उसे संघ ने कुशलतापूर्वक निपटाया। संघ के एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी अपने निर्णयों द्वारा कुछ विवादों का समाधान किया।
वस्तुतः संघ एक ऐसा मंच है जो विवादग्रस्त राज्यों के बीच सतत संवाद बनाए रखता है, उनके आक्रोश को युद्ध में बदलने से रोकता है, यदि युद्ध फिर भी प्रारंभ हो जाए तो उसे फैलने से रोकता है तथा दोनों पक्षों पर युद्ध विराम हेतु बल भी देता है। अपने अब तक के जीवन काल में संघ के सामने अनेक राजनीतिक विवाद आए हैं, जिनको सुलझाने में कभी सफलता मिली तो कभी निराशा। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो संघ के सम्मुख आए उनको इस प्रकार से हम बता सकते हैं, जैसे रूस ईरान विवाद 1946, यूनान विवाद 1946, सीरिया लेबनान विवाद 1946, इंडोनेशिया विवाद 1945 से 49, बर्लिन की समस्या 1945 से 49, फिलिस्तीन विवाद 1947, कश्मीर विवाद 1947 से 48, अरब इजराइल संघर्ष 1948, 56, 67 और 73, कोरिया विवाद 1950 से 53, वियतनाम विवाद 1954, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया की स्वतंत्रता का विवाद 1955 से 62, स्वेज संकट 1956, हंगरी संकट 1956, कॉन्गो संकट विवाद 1960 से 63, यमन विवाद 1962, पश्चिमी इरियन की समस्या 1962, क्यूबा विवाद 1962, साइप्रस संकट 1963 से 64, चेकोस्लोवाकिया विवाद 1968, दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया विवाद 1965 से 80, भारत पाक संघर्ष 1965-71, अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं को हटाने का विवाद 1979-88, फॉकलैंड विवाद 1982, ग्रेनेडा विवाद 1983, ईरान इराक युद्ध 1980 से 88, नामीबिया की स्वतंत्रता 1989, कुवैत इराक युद्ध 1990। पिछले वर्षों में चेकोस्लोवाकिया का विघटन, युगोस्लाविया का गृह युद्ध आदि विवादों में संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिवर्ष ही संघ किसी न किसी संकट से जूझ रहा होता है। तो ये था राजनीतिक विवादों का समाधान। नेक्स्ट, दूसरी इसकी उपलब्धि है उपनिवेशवाद के उन्मूलन में सफलता। इस क्षेत्र में संघ को पर्याप्त सफलता मिली है। इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया जैसे उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने में संघ ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। औपनिवेशिक शक्तियां इस कार्य में टालमटोल की नीति अपनाना चाहती थी, परंतु संघ का दबाव एक निर्णायक दबाव सिद्ध हुआ। न्यास पद्धति के अंतर्गत न्यासित अनेक प्रदेशों को भी संघ की विचारधारा के ही कारण स्वतंत्रता मिल सकी। नेक्स्ट, थर्ड है निशस्त्रीकरण हेतु प्रयत्न। सदस्य राज्यों की शस्त्रीकरण की आकांक्षा और संघ की निशस्त्रीकरण हेतु चेष्टाएं साथ साथ चलती रहती हैं। संघ के चार्टर में इस संदर्भ में उल्लेख किया गया। संघ की महासभा ने 1946 में निशस्त्रीकरण हेतु प्रथम प्रस्ताव स्वीकृत किया। तब से इस दिशा में काफ़ी प्रयत्न हुए हैं। महासभा ने 1952 में परिषद के अंतर्गत निशस्त्रीकरण आयोग गठित किया। बाद में 18 सदस्य निशस्त्रीकरण समिति बनाई गई। 1963 में संघ ने परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य किया। इस संबंध में अनेक सम्मेलन संधियां संपन्न हुई। परमाणु परीक्षणों पर रोक हेतु CTBT अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी भी निशस्त्रीकरण की दिशा में एक ठोस कदम हो सकता था, परंतु यह भेदभाव मूलक है। यह पूर्व में क्षमता प्राप्त राज्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाती। निष्कर्षतः संघ ने परंपरागत परमाणु हथियारों और अन्य संदर्भों में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा को रोकने, विनाशकारी हथियारों के निर्माण, संग्रहण को रोकने आदि विषयों को निरंतर सुर्खियों में रखा है। विश्व जनमत ने हथियारोन्मादी शक्तियों की निंदा की है। एक सीमा तक इस मामले में संयम बरते जाने के पीछे संघ की भूमिका है। नेक्स्ट, चौथा है मानवाधिकारों के संदर्भ में प्रयत्न। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिशा में काफ़ी प्रयत्न किया है। चार्टर में इस संबंध में पर्याप्त उल्लेख किया गया है। चार्टर में संघ को मानव अधिकार को सम्मान दिलाने एवं प्रोत्साहन देने की बात की गई है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग उपयुक्त कार्य करता है। इस आयोग ने अधिकारों की सूची तैयार की और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तैयार की, जिसे महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। इतिहास में पहली बार मानव अधिकारों की रक्षा और परिपालन का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपने ऊपर ले लिया। यह दिवस प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संघ, उसके अंग एवं विभिन्न अभिकरण मानव अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, पांचवा है नैतिक दबाव का साधन। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के लोकमत का प्रतिनिधि मंच एवं नैतिक दबाव का शक्तिशाली साधन है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का नैतिक दबाव सैनिक दबाव से भी प्रभावशाली सिद्ध होता है। आक्रामक या दोषी राज्य को नैतिक दबाव के कारण अनेक बार अपना दुराग्रह छोड़ना पड़ा। स्वेज नहर के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस, ईरान में सोवियत संघ, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के संबंध में हॉलैंड, उत्तरी अफ्रीकी उपनिवेशों के संबंध में फ्रांसीसी रवैया तथा दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीतियां संघ के सतत और सघन दबाव से ही बदल पाईं। नेक्स्ट 6 है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थली। संयुक्त राष्ट्र संघ सहयोग की पवित्र स्थली है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द, भ्रातृत्व और सहयोग में बड़ी वृद्धि हुई है। यहाँ विभिन्न सम्मेलनों, गोष्ठियों, समितियों आदि में विश्व के प्रभावशाली व्यक्ति आपस में मिलते हैं। व्यक्तिगत मित्रता स्थापित होती है। भिन्न दृष्टिकोण को समझने और असहमति को सहने की मानसिकता निर्मित होती है। सोवियत अमेरिकी खेमे संघ की इसी विशेषता के कारण कई बार यौद्धिक झड़पों से बच पाए। नेक्स्ट है 7 सामाजिक क्षेत्र में कार्य। इस क्षेत्र में संघ का मुख्य अंग आर्थिक सामाजिक परिषद विशेष सक्रिय है। संघ के अनेक विशिष्ट अभिकरण एवं संस्थाएं सक्रिय हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन, पीड़ित बच्चों की सहायता करने में यूनिसेफ, शिक्षा, तकनीकी एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में यूनेस्को, मानवाधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में पारित घोषणा पत्र, श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि उल्लेखनीय हैं। संघ ने महिलाओं, निर्धनों, अल्पसंख्यकों आदि के लिए भी ठोस कार्य किए हैं। जाति भेद, रंग भेद जैसी बुराइयों के विरुद्ध संघ ने सदैव आवाज़ उठाई है। नेक्स्ट 8 है आर्थिक उपलब्धियां। आर्थिक क्षेत्र में विश्व के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं। ये समस्याएं ही राजनीतिक संघर्षों, विवादों और युद्धों का कारण बनती हैं। विश्व के 2/3 देश अल्प विकसित हैं। लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है। वे बेरोजगारी के शिकार हैं। विकसित और अल्प विकसित देशों के बीच एक चौड़ी खाई है। पिछड़े हुए देश अशिक्षा, कुपोषण, गरीबी और अंधविश्वासों से ग्रसित हैं। इस संदर्भ में संघ ने अपने अंगों, विशिष्ट अभिकरणों एवं सहायक संस्थाओं के माध्यम से समाधानकारी कुछ कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंकटाड जैसे संगठनों ने आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया है। विविध क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफ़ी कार्य किए हैं एवं कर रहा है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इसकी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां। अब हम लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन। संघ को स्थापित हुए 57 वर्ष हो चुके हैं। इतिहास का कैमरा समय की इतनी निकटता के कारण इसका एक क्लोजअप ले सकता है। संघ ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। स्थापना के साथ ही यह शीत युद्ध, खेमेबाजी और विभिन्न तनावों से प्रभावित रहा। परमाणु प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विभेदों की बढ़ती खाई और 2 ध्रुवीय विश्व का एक ध्रुवीय बन जाना नई चुनौतियों के रूप में सामने है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने नैतिक बल या अपील द्वारा ही कार्य करता है। उसके पास अपने संसाधन नहीं हैं कि वह अपने निर्णयों को भी शक्ति से लागू करवा सके। निश्चय ही उसे अपने सदस्यों पर, उनमें भी प्रभावशाली सदस्यों पर निर्भर रहना होता है। 55 वर्षों का लेखा जोखा करने पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक सफल विश्व मंच प्रमाणित होगा। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ।